आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दर्शकों। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका हमारे स्टूडियो में। दर्शकों, हमारा प्रोग्राम एक मुलाकात जिसमें हम आपको खास शख्सियतों से मिलाते हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड कर्नल CM लखनपाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मैं अभी मौजूदा कोऑर्डिनेटर हूँ कर्नल CM लखनपाल लुधियाना जोन का। 32 साल आर्मी में सर्विस करने के बाद मैं रिटायर हुआ 31 अगस्त 2003 में। उसके बाद फिर मैंने अपना एक फार्म का काम शुरू किया। 7 साल एक छोटा फार्मर बन के मैंने एक्सपीरियंस किया और अपने काम को बढ़ाया। उसके बाद वो काम मैंने बंद कर दिया और बंद करने के बाद मेरे मौका मिला सोमा कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम करने का। तो 3 साल मैंने सोमा कंपनी के साथ काम किया, पर साथ साथ में मैं ये जो जितनी भी अन्ना हज़ारे मूवमेंट्स वगैरह थी इसमें मैं इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा था, पर पूरा फुल टाइम नहीं मैं दे पा रहा था। देन फाइनली 31 अगस्त 2013 को मैंने अपने काम से रिज़ाइन करके आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने का मैंने सोचा और फॉर्मली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2013 से मैंने इनके साथ मैं आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गया। और उसके बाद जैसे इलेक्शंस में फुल्का जी आए, उनके साथ हमने मिलकर काम किया और अनफॉर्चुनेटली हम उसमें हारे, पर उसमें हमने बहुत सी चीज़ें सीखी क्योंकि हमारी कोई बैकग्राउंड नहीं थी, किसी की भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी। तो इस तरह से हमने ये काम शुरू किया। जैसे कि सर आपने हमारे दर्शकों को बताया आप आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं, आपके मन में ऐसा विचार क्यों आया कि मुझे आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए? ऐसा है कि आर्मी से रिटायर होने के बाद हमारे को मौका मिला, जब सिविल लाइफ में हम आए, देखा कि कितनी ज़्यादा हर एक डिपार्टमेंट में करप्शन फैली हुई है। जगह जगह लोग जो आम आदमी है वो किस तरह परेशान है इस करप्शन की वजह से, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल जो है सिस्टम एग्जिस्ट करने के बावजूद भी वो काम नहीं, इफेक्टिवनेस नहीं है वहाँ पे। तो हमने सभी लोगों की ये सोच बन गई कि एक बदलाव आना चाहिए। उसी तरह से मेरे दिमाग में भी ये विचार आया कि यस, अभी ये ज़रूरत है एक बदलाव लाने की। और वो बदलाव का रूप हमें नज़र आया जब केजरीवाल जी ने अपनी मूवमेंट शुरू की। अन्ना हज़ारे जी के मूवमेंट के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। तो मेरे को भी उनका एक ये क्वेश्चनर आया और मैंने उसके जवाब में हाँ की कि हाँ यस, हमें ये गंदगी साफ़ करने के लिए हमें उसमें जाना चाहिए। सर, आपने अपनी बातों में करप्शन वर्ड यूज़ किया। आप करप्शन को कैसे लेते हो, यानी कि अपने विचारों में करप्शन को कैसे आप डिफाइन करोगे? करप्शन जो है, अगर हमें करप्शन को देखना है तो हमें एक आम आदमी के रूप में देखना पड़ेगा। आम आदमी जब रोज़मर्रा ज़िंदगी अपनी चालू करता है और उसकी अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन के किसी डिपार्टमेंट में अपना काम करवाने जाता है, तो उसको काम उसका पूरा नहीं होता है। जब तक कि वो कुछ पैसे एक पीएन से लेके आगे तक वो नहीं देगा तो उसकी फ़ाइल कभी मूव नहीं होगी। वो फाइल ना, जिससे कि उसको बहुत दिक्कतें आती हैं एज अ कॉमन मैन। और वो करप्शन जो है वो डिस्टर्ब करती है एक रोज़मर्रा ज़िंदगी एक आम आदमी की। सर, आपकी पार्टी और आप कैसे यानी कि करप्शन को साफ करोगे, कैसे इसको ख़त्म करोगे जड़ से? करप्शन ख़त्म करना जो है ये अभी हमारे बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, पर हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन, पर उसको इम्प्लीमेंट करने नहीं दिया जा रहा है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने देती है और जगह जगह पे वो करप्शन को बरकरार रखने के लिए ऐसे काम करती है, मजबूर करती है लोगों को कि उनका काम नहीं होगा जब तक वो पैसे नहीं देंगे। और इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि आम आदमी जो है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को सुख चैन से वो जी सके। सर, बात की है, मैंने आपकी पार्टी के बारे में बात की, करप्शन के बारे में। अब मैं बात करना चाहूँगी एमपीज़ के बारे में। जैसे एमपीज़ में अभी बड़े तनाव चल रहे हैं, आपकी पार्टी के जो एमपीज़ हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, अभी भी हम इस चीज़ को मान के चलते हैं हम कि हमारे एमपीज़ जो वो 4 के 4 एमपीज़ वो हमारे एमपीज़ ही हैं। उसमें से 2 अंडर सस्पेंशन हैं, पार्टी से कोई निकाला नहीं गया, बेसिक मेंबरशिप उनकी बरकरार है। और हम पूरी उम्मीद करते हैं
कि हमारे ये जो दो साथी हैं और हमें इंतज़ार है एज अ वॉलंटियर मेरे को ख़ास तौर पे कि ये मेन लाइन में आएँ और हमारी पार्टी के साथ अब साथ दें पंजाब में से ये गंदगी निकालने के लिए। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये ज़रूर वापस आएंगे पार्टी में। सर, हमने बात की एमपीज़ के बारे में, अब मैं बात करना चाहूँगी फूलका जी के बारे में। जब वो चुनाव हारे तो उसके बाद उनका बहुत विरोध देखने को मिला। जैसे पंजाब जब वो छोड़ के चले गए तो पंजाब उनके खुद के कार्यकर्ताओं ने उनका बहुत विरोध किया, ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो मैं एक आपको बता देना चाहता हूँ कि फूलका जी कभी छोड़ के नहीं गए पंजाब को, और ख़ास तौर पे लुधियाना को। लुधियाना में उन्होंने अपना ऑफिस, अभी तक भी एक सेपरेट ऑफिस अपना बना के रखा हुआ है, जहाँ पहले पार्टी ऑफिस भी होता था, और अभी उसको पूरी तौर पे उस ऑफिस को अभी तक वो इस्तेमाल करते हैं। और उनकी कोशिश रही भी, जब भी उनको मौका मिला तो वो आके वापस लुधियाना आते थे, और ख़ास तौर पे सैटरडे संडे यहीं वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती रही हैं, और हमारे जो काम थे हम उनके साथ मिलके उसी काम को जब जो हम बातचीत करते थे, डिस्कस करते थे, वो काम करते रहे हैं। और उनका बहुत बड़ा योगदान है, हमारे हर एक्टिविटी में उनका योगदान है। और बाकी बात क्रिटिसिज्म पॉजिटिविटी के लिए होना ज़रूरी है। उसमें अगर हमारे वॉलंटियर्स को किसी को ये है, पर वो मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है, क्योंकि फूलका जी को पार्टी की तरफ से टास्क मिलते हैं। गवर्नमेंट बनी, केजरीवाल जी ने उनको टास्क दिया कि हमारे को यहाँ दिक्कतें हैं, हमारे को लीगल, प्रशांत भूषण जी के जाने के बाद उनको एक लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत थी वहाँ पे, तो उनको वहाँ पे उन्होंने बखूबी से अपनी ड्यूटियाँ निभाई हैं, और पार्टी को समय समय पे उन्होंने अपना योगदान किया है। और उसके बाद उनको टास्क मिल गया बाहर जाने का, तो वो बाहर जाके आए हैं, बड़ा अच्छा काम करके आए हैं वहाँ से। अभी उनको जब भी मौका मिलता है वो लुधियाना में आते हैं और वॉलंटियर से मिलते हैं, अपनी गतिविधियाँ करते हैं। सर, जैसे क्रिटिसिज्म की बात हुई है, एमपीज़ की बात हुई है, अब मैं बात करना चाहूँगी दिल्ली में रह रहे एमएलएज़ की। उनके खिलाफ बहुत से पुलिस केस, पुलिस पर्चे, यानी कि दिल्ली में दिन ब दिन ये होता जा रहा है कि पंजाब में भी यही हाल होने वाला है। देखिए, वहाँ एक दिक्कत जो सबसे बड़ी ये है दिल्ली में, वहाँ पे पुलिस जो है वो डायरेक्टली अंडर सेंटर के नीचे है और होम मिनिस्ट्री के नीचे काम करती है। और उनको बार बार, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव काम जो दिखता है लोगों को ऑल ओवर इंडिया, वो स्प्रेड होता है। उस पॉजिटिविटी को रोकने के लिए उनके अगेंस्ट केसेस दर्ज किए जाते हैं, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। पर डेफिनेटली जिस किसी एमएलए या किसी मिनिस्टर ने कोई गलत काम किया है, तो मेरा ख्याल केजरीवाल जी ने 24 घंटे नहीं लगाए, उसको निकाल के बाहर कर दिया है। और मेरे को यहाँ भी हमें, मतलब उस तरह से नहीं होगा, पर डेफिनेटली ये हथकंडे यहाँ भी अपनाए जाएंगे। जैसे कि अभी मजीठिया जी ने 2-3 जगह केस फाइल कर रखे हैं अलग अलग, और ये हम उम्मीद करते हैं कि और भी ये करेंगे। पर एज आम आदमी पार्टी वॉलंटियर मैं अश्योर करता हूँ कि वी आर नॉट वीक, हम इसको बर्दाश्त करेंगे पर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। सर, जैसे कि पिछले कुछ समय में केजरीवाल साहब यहाँ लुधियाना का दौरा, पंजाब का दौरा किया उन्होंने, तो क्या वो आपसे मिले, और मिलके आपके मन में कौन सी कैसी विचारधारा उनके लिए यानी कि आई? केजरीवाल जी जब यहाँ लुधियाना आए, उससे पहले मैं केजरीवाल जी से कभी नहीं मिला था। और जिस दिन हमारी इवेंट थी तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मेरे को एक मैसेज मिला कि आप आइए, केजरीवाल जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो मेरे को फ़ख्र है कि मेरे को 20-25 मिनट मिले उनके साथ बातचीत करने के लिए। और उनमें से मैंने कुछ चीज़ें ऐसी नोट की कि वो हमारी पर्सनल कन्वर्सेशन के बीच उनके पास 2-3 बार टेलीफोन आए, शायद उनके मिनिस्टर्स के थे। तो बार बार उनसे एक चीज़ बड़ी बातचीत में उभर के आई, जब उन्होंने हर एक मिनिस्टर को, जिससे भी उनकी बातचीत हुई 2-3 बार, उन्होंने यकीनन ये कहा कि भाई एक काम आप इम्प्लीमेंट कर दो, पर यकीन रखो कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। वो आदमी, एक उसकी सोच ही अलग है, वो कभी भी किसी का नुकसान नहीं करना चाहता, किसी इंडिविजुअल का नुकसान नहीं करना चाहता। उसकी किसी के साथ भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर वो वचनबद्ध है कि उसने एक ये तब्दीली लानी है लोगों के लिए। जो लोगों के साथ वादे किए हैं वो पूरा बखूबी कर रहे हैं और करेंगे। पर सर, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में केजरीवाल जी के काम जो है नज़र आ रहे हैं, लेकिन पंजाब में ग्राउंड लेवल पे कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपकी पार्टी द्वारा यानी कि अच्छे से किया गया और जिससे आपकी पार्टी का नाम बने, आपकी पार्टी उभर के सामने आए। ऐसा कोई भी काम अभी तक नज़र नहीं आया, ऐसा क्यों? नहीं, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। फूलका जी के इलेक्शन के बाद मेरा ख्याल है कि हम 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे
कि फूलका जी ने पहले ही मेरा ख्याल मई में उन्होंने फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने ये हमारे साथ बातचीत करके डिक्लेयर किया था कि हम लोग अपनी गतिविधियां जारी रखेंगे। और उसके मुताबिक पहला मुद्दा हमने एनवायरनमेंट के ऊपर, क्योंकि मेरा ख़ास इंटरेस्ट है एनवायरनमेंट के साथ और बुड्ढा नाला के साथ और गार्बेज प्रॉब्लम्स के साथ, उसके ऊपर हमने सड़कों पे हम उतरे, बुड्ढा नाला पूरा कवर किया, ट्रैवल किया, लोगों को अवेयरनेस कराई। कोई ऐसी हाँ, अगर उसको मीडिया ने हाईलाइट करते रहे हैं, बार बार हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं उनके साथ, पर अगर आप कहें कि काम नहीं किया, काम हम लोग एक दिन भी किसी और पार्टी ने इलेक्शन के बाद काम नहीं किया जितना हम लोगों ने यहाँ लुधियाना में किया। सर, आप बात कर रहे हो यानी कि बुड्ढे नाले की, लुधियाना जो कि बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूटेड हो चुका है, उसको रोकने के लिए आपने यानी कि गंदगी रोकने के लिए बहुत सारे आपने बताया कि हमने कैंप वगैरह लाए। ऐसी ड्रग्स हैं, जो नशे हैं आजकल नौजवान बहुत कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्या आप कर रहे हो? उसके लिए हमने कई जगह, क्योंकि ज़्यादा हमारा रूरल बेल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, उसके लिए हमारे वॉलंटियर्स की टीमें जो हैं गांव-गांव हम लोग गए और वहाँ जाके हमने लोगों को समझाने की कोशिश किया और पहले इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि इसके दो मेन पहलू उभर के आए हैं हमारे सामने। एक है कि ड्रग्स आती कहाँ से, दूसरा ड्रग्स जो ले रहे हैं उनको कैसे हम ठीक करें। तो उसमें क्या है कि ड्रग पैडलर्स जो हैं वो गांव-गांव में जगह बनी हुई हैं, वहाँ पे वो आते थे। पर अभी क्या है कि गांव में लोगों ने, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड लोग थे, वहाँ पे लोगों ने मिलके अपनी सर्विलेंस शुरू की है, अपनी टीमें बनाई हैं ताकि किसी ड्रग पैडलर्स को अंदर नहीं आने देना चाहिए। तो इस तरह से हमने उनको काफ़ी उनके साथ हमने योगदान किया और साथ में हमने कोशिश की, जब हमने देखा कि इसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो इफेक्टेड बंदा है उसको कैसे ठीक किया जाए, तो हमने गवर्नमेंट रिसोर्सेज जो अवेलेबल थे वहाँ देखे और वहाँ जाके देखा, जैसे लुधियाना में सिविल सर्जन के नीचे जो इसका डी-एडिक्शन सेंटर बना हो, बिल्कुल इनफेक्टिव, उसमें कोई काम ही नहीं हो रहा। ड्रग्स नहीं अवेलेबल, डॉक्टर नहीं अवेलेबल, साइकेट्रिस्ट नहीं अवेलेबल, साइकोलॉजिस्ट नहीं अवेलेबल। तो गवर्नमेंट को हमने बार बार उसके ऊपर प्रोटेस्ट करके जो गवर्नमेंट को चुकन्ना करने की कोशिश की कि भाई इस चीज़ को आप अगर ड्रग्स को दूर करना है, एक तो उसको पुलिस सिस्टम जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए, स्मगलिंग इसकी रुकनी चाहिए, दूसरा जो है जो इफेक्टेड है उनको हम हर हालत में उनकी जो है एक उनकी ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर वो चलनी चाहिए। सर, जैसे आपने अभी बातों बातों में मौजूदा सरकार पर टिप्पणी की है, तो क्या आपको लगता है कि आप कोई कार्य करना चाहते हो देश भलाई के लिए या लोगों के लिए, तो मौजूदा सरकार आपको पूरे सोर्सेज अवेलेबल नहीं करवा पा रही, ऐसा कुछ कभी हुआ, वो आपका साथ नहीं दे पा रही? देखिए, अगर वो साथ देते हैं, इनडायरेक्टली वो एडमिट कर रहे हैं कि ये गलत काम हुआ है, इसलिए वो हमारा साथ नहीं दे रहे। दूसरी बात, अगर वो हमारा साथ देंगे तो इसका मतलब जो मुद्दा हमने उठाया उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस चीज़ को, तो इसलिए साथ देने का उनका मतलब ही नहीं है। वो बल्कि हमारे काम में अड़चनें डेफिनेटली डालने की कोशिश करते हैं कि भाई ये चीज़ें जो हैं, जैसे प्रेस को बोल दिया कि इनकी खबरें नहीं लगनी चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो ये काम नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से नेगेटिविटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, पर अभी धीरे धीरे उसमें चेंज आ रही है, बदलाव आ रहा है। और मेरा ख्याल, हमारी सोच के मुताबिक हम बदलाव ही लाना चाहते हैं। हम कोई पावर में कोई आना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। अगर किसी चीज़ को, किसी मुद्दों को उठा के हम गवर्नमेंट को फोर्स कर दें कि इसको आप ये सही दिशा दीजिए, अगर वो गवर्नमेंट करने लगती है तो मेरा ख्याल है कि हमने अपना एम जो है वो अचीव कर लिया। क्या सर, आपके कार्यकर्ताओं को डर नहीं लगता कि अगर आप बोलते हो कि मौजूदा गवर्नमेंट कई हथकंडे अपना के यानी कि ऐसे कुछ करती है, तो आपके कार्यकर्ता डरते नहीं है क्या? देखिए, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि हम लोग जो हैं वॉलंटियर्स आम आदमी पार्टी के या हमारे मेंबर्स जो हैं आम आदमी पार्टी के, हम एक सोच के साथ जुड़े हैं। हम सोच हमारी ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम इसको सिस्टम को सही करें, इसमें बदलाव लाएं। अब बदलाव लाने के लिए जब हम सब कुछ छोड़ के सारे कार्यकर्ता इतना टाइम अपना इस चीज़ को दे रहे हैं, तो उनको पता है, सबको पता है कि मेंटली वी आर प्रिपेयर्ड कि अगर कोई हमारे साथ कोई गलत काम होता है तो वी हैव टू फेस इट। जैसे अभी रिसेंट विजिट में केजरीवाल जी के साथ इन्होंने कोशिश की, ये डराने धमकाने की कार्रवाई है। जो अभी इन्होंने केसेस दर्ज कर दिए हमारे नेताओं के ऊपर, ये सब डराने की कोशिश है।
तो इससे हम डरने वाले नहीं हैं। सर, आपके कार्यकर्ताओं की बातें हो गई, बात हो गई आम आदमी पार्टी की और बहुत सी बातें आपसे कर ली। अब मैं बात करना चाहूँगी महिलाओं के बारे में और यूथ के बारे में। उनको आगे लाने के लिए आपकी पार्टी क्या विशेष कदम उठा रही है? ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है, ख़ास तौर पे महिलाओं का। महिलाओं को हम लोग इनकी वोट परसेंटेज देखिए कि आई थिंक 49% इनकी वोट है। इसी तरह यूथ की ऑलमोस्ट 60%। यूथ हमारा डगमगाया हुआ है, उनको फ्यूचर नहीं दिख रहा। जो वो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, उनको हालात नहीं मिलते हैं ठीक ढंग के जहाँ वो काम कर सकें। जहाँ उनको दिखता है कि यहाँ सही हालात हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं। अगर वही यहाँ पे हमारी कोशिश होगी कि हम ऐसे हालात दें अपने यूथ को, इंक्लूडिंग हमारे विमेन को, कि इनको दोनों को ऊपर उठाया जाए। विमेन के बारे में बातचीत तो हम सभी करते हैं कि इनको हक मिलना चाहिए, पर अभी तक हक किसने दिया? वो क्राइम इनके अगेंस्ट बढ़ रहा है। अगर आप देखिए कि दिल्ली में अगर हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद, जो भी ऑलमोस्ट 1.5 साल के करीब होने जा रहा है, उसमें वहाँ पे हर एक इशू को, स्पेशली पर्टेनिंग टू वुमेन, बहुत काम हुआ है। जो होम गार्ड्स लोगों के घरों में काम करते थे, वो सारे के सारे होम गार्ड निकाल के उनकी ड्यूटियाँ लग गई जगह जगह। बसेस में वो जाते हैं वो क्राइम रोकने के लिए, और हर एक बस में कोशिश है गवर्नमेंट की कि उनमें कैमरास फिट हों, जगह जगह सर्विलेंस हो। इस गतिविधि को बढ़ाया गया है ताकि क्राइम रेट, और डेफिनेटली क्राइम रेट वहाँ कम भी हुआ है। इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि हमारे पंजाब में यही हो, इससे ज़्यादा और भी बढ़ के काम करें। और हम चाहते हैं कि विमेन को फोर फ्रंट में आना चाहिए और उनको और भी बढ़ चढ़ के काम लेना चाहिए, और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल एरेना में। सर, समय बात नहीं इजाज़त नहीं दे रहा आपसे इतनी लंबी बात करने का। बातें तो और भी थी, लेकिन आखिरी में मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी। 2017 की जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, उसके लिए आपका अभी भी कोई कैंडिडेट सीएम के लिए यानी कि सामने नहीं आया है सर? जी देखिए, सीएम कैंडिडेट जो है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविज़न है वो ये कहती है कि जब आपने इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट कर लिए, जैसे फॉर एग्जांपल एमएलए आपने इलेक्ट कर लिए, तो ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो लीडर ऑफ पार्टी का लीडर को इलेक्ट करें, और उसमें वोटिंग भी हो सकती है या यूनानिमसली भी वो कर सकते हैं। और इसी तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है। अब इस चीज़ को जो सेल्फिश नेता हैं, जो अपने आप को नहीं चाहते कि बाद में वोटिंग हो या उनका पत्ता कट जाएगा, उनको डर है कि इलेक्टेड मेंबर जो है उनको नहीं चुनेंगे, तो उन्होंने एक नई प्रथा शुरू कर दी कि चीफ मिनिस्टर का चेहरा होना चाहिए, प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए। ये एक्चुअली जो फंडामेंटल राइट है इलेक्टेड मेंबर्स का, उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लग रही है इस चीज़ से। ये एक गलत काम है, पर फिर भी हमारे को इसकी कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पार्टी को समय आने पे इवन एमएलएज का सिलेक्शन जो है, बड़ी हमारी प्रोसेस टीडियस प्रोसेस है, हम कोई उसमें गलती नहीं करना चाहते, तो बड़े अच्छे तरीके से आपको ये सब चीज़ें जल्दी ही नज़र आ जाएंगी। सो दर्शकों, ये थे हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल सीएम लखनपाल जी, जो कि लुधियाना से आम आदमी पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं। सर, अभी बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। हमारे दर्शकों को जाते जाते आखिरी संदेश दीजिए जो आपकी पार्टी की तरफ से, आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों तक पहुँचाना चाहते हैं। मैं यकीनन अपने लोगों को, सबको ये बताना चाहता हूँ कि लुधियाना में मैं एश्योर करता हूँ कि हम 9 की 9 सीटें जीत के दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।